बेटी, मैंने अपने वकील दुपटकर को बुलाया है। देखो वो क्या मशवरा देता है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग राकेश इनामदार साहब। आइए दुपटकर साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। जी फरमाइए। उस रोज आपने फोन पर जो केस के बारे में मुझसे कुछ बात करी थी, आज जरा एक बार फिर उसको तफसील में बताइए। दरअसल मेरे संधि बलराज चौधरी वकील साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि बलराज चौधरी के ना रहने पर पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन किस तरह करेगी। मेरा मतलब है उनका खानदान, उनके बच्चे और उनके बिजनेस को लेकर कानून क्या कार्रवाई करेगा। अब देखिए इनामदार साहब, बलराज चौधरी साहब के ना रहने के बाद उनके कारोबार और उनके घर बार पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आएगी। मतलब ये कि सीआरपीसी की धारा 394 के तहत अगर आरोपी नहीं है, खत्म हो जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन और कानून केस को डिसमिस कर देता है। मेरा मतलब है केस खत्म कर देता है। तो पटकर साहब, ये तो कोई बात नहीं हुई। यही बात है मिस्टर इनामदार, क्योंकि मरने से पहले बलराज चौधरी ने सारा गुनाह अपने सर पर ले लिया था और उनके इस आखिरी बयान को मद्देनजर रखकर और इसी को सच मानकर कानून और अदालत आगे की कार्रवाई बंद कर दी। थैंक यू वेरी मच। आपने कानून की इस बारीकी से मुझे वाकिफ कराया। जी, मुझे इजाजत दीजिए। पापा, अब क्या होगा पापा? वही जो हम चाहेंगे बेटे। वकील ने अपनी राय दे दी है, अब मुझे वो करना है जो मेरी राय है। शशि, इस वक्त कहां जा रही हो तुम? कल्याणी जी के घर। आपको तो मालूम ही है बलराज जी इस दुनिया में नहीं रहे, अच्छी तरह से जानता हूं और यह भी जानता हूं कि उनका 13वां भी हो चुका। देखिए, ऐसे समय पर कल्याणी जी के साथ जितना ज्यादा से ज्यादा समय रहा जाए, उनका मन भी बंधा रहेगा। मैं तो कहती हूँ आप भी मेरे साथ चलिए। हाँ, क्यों नहीं चलूंगा मैं तुम्हारे साथ। भले ही हमारे उनके साथ संबंध अच्छे नहीं रहे, लेकिन थे तो वो हमारे समधी ना। और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं तो हमारी दुश्मनी भी खत्म हो गई। तो चलिए ना मेरे साथ। अभी नहीं शशि, रात के वक्त गमी के घर में नहीं जाएगा, इसे शुभ नहीं मानता। एक काम करो, सवेरे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरी बात का विश्वास करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। गुड नाइट मम्मा। मैं जानता हूं तुम सब लोग हालात की वजह से परेशान हो, लेकिन चिंता मत करो बेटा। ये मानकर चलो कि दीदी को अच्छा होना ही है और तभी वो इस सच्चाई का सामना कर सकेंगी कि जीजू अब इस दुनिया में नहीं रहे। अंकल, ये सब कैसे होगा? वहां ममता का रो रो कर बुरा हाल है। वो अपने आप को कोस रही है। उसका कहना है कि उसकी बाहुनी अशुभ। बेटा, कोई भी नई ब्याता ऐसा ही सोचेगी, लेकिन हम सब जानते हैं ना, इसमें ममता बेटी का तो कोई कसूर नहीं है। अंकल, फिर इन समस्याओं को सुलझाएंगे कैसे? देखो, हर समस्या अपना समाधान लेकर आती है। सिर्फ जरूरत होती है उसकी तह तक जाने, उसकी गहराई को समझने की। अंकल, तो हम क्या कहें? बेटा,
जीजू के देहांत के बाद हमने उनका अस्थि विसर्जन और पिंडदान कल्याणी की नॉलेज के बिना ही कर दिया है। इसलिए पंडित जी के मुताबिक घर में गृह शुद्धि और शांति पाठ का होना बहुत जरूरी है। अंकल, घर में गृह शुद्धि और शांति पाठ मां के सामने? हाँ बेटा, यह अनुष्ठान तो बहुत जरूरी है। पर अंकल, ये होगा कैसे? अगर मां को पता लग गया तो? इसलिए मैं सोच रहा हूं कि पंडित जी से मिलकर यह पूछें कि गृह शुद्धि और शांति पाठ घर की बजाय किसी और जगह या मंदिर में हो सकता है। देखिए, आपकी दुविधा मैं समझ रहा हूं। चौधरी साहब के अंतिम संस्कार के बाद आप लोगों ने हर क्रिया कर ली है। अब यह गृह शुद्धि बहुत ही जरूरी है। इसका हमारे यहाँ विधान है। इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं पंडित जी। कोई ऐसा उपचार बताइए कि अब जो बात आप लोगों ने बताई है वो तो हो ही नहीं सकता अमर बाबू। गृह शुद्धि मंदिर या किसी और जगह नहीं, सिर्फ उसी घर में होती है। ऐसी हालत में तो दीदी को सब कुछ पता चल जाएगा, और जब दीदी को यह पता चलेगा कि जीजा जी इस दुनिया में नहीं रहे, मैंने पंडित जी, उसके बाद उनके दिल पर क्या गुजरेगी, ये सोच के तो मेरा मन ही कांप उठता है। हमें तो इस बात का डर है कि कहीं मां इस सदमे की वजह से खुद को कुछ नहीं। पंडित जी, तो फिर आपकी उलझन का निवारण कैसे होगा? ये तो आप ही बताइए ना। अमर बाबू, आपने बताया कि कल्याणी जी ऐसा समझ रही है कि चौधरी साहब अपनी खराब तबीयत के कारण अभी तक अस्पताल में हैं। तो आप एक काम कीजिए, आप उनसे कहिए कि बाबूजी के स्वास्थ्य लाभ के लिए आप लोग ये पूजा करवा रहे हैं। इसका मतलब हम दीदी से झूठ बोलते हैं? अब आप लोग अभी तक उनसे झूठ ही तो बोल रहे हैं। अब भगवान के नाम पर एक झूठ और बोल दिया तो क्या अर्ज है? हम इसी तरह झूठ बोलते रहेंगे और कब तक ये झूठ कायम रहेगा अंकल? कब तक? जब तक हालात नॉर्मल नहीं हो जाते। देखो, पंडित जी के कहने पर हम जो करने जा रहे हैं वो झूठ नहीं, हालात का तकाजा है, हमारी मजबूरी है बेटा। तो देखो संजय, सच और झूठ की डेफिनेशन तो सिर्फ इतनी है कि हम जो सच कहते हैं, जो झूठ बोलते हैं, उससे किसी का बुरा ना हो बेटा, किसी का नुकसान ना हो। और फिर यहां तो बेटा ये मेरी बहन और तुम्हारी मां का सवाल है, समझो बेटा। ठीक है, ठीक है, हम मां से कह देंगे कि पापा के स्वास्थ्य के लिए घर में ये पूजा हो रही है। लेकिन अंकल, मां आपकी बहन है, आपको लगता है वो हमारी इस बात का विश्वास करेंगे? देखो संजय, विश्वास तो शायद कर लेंगे, लेकिन
अगर उन्हें कहीं जरा भी शक हो गया तो अंकल, मेरे दिमाग में एक बात आई है। जब घर में शुद्धि पाठ होगा तो हम मां को हॉस्पिटल भिजवा देंगे। मगर मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। देखिए, डॉक्टर मेहता आपके दोस्त है ना, अगर वो हमारी थोड़ी सी मदद करेंगे तो हमारा ये काम आसान हो जाएगा। तुम क्या कहना चाहते हो? खुलकर कहो। हमारे लाख मना करने पर भी मां पापा से मिलने हॉस्पिटल जरूर जाएंगे। शुद्धि पाठ के दिन हम मां को हॉस्पिटल भिजवा देंगे। डॉक्टर मेहता से कहेंगे कि वो मां से कहें कि पापा आईसीयू में हैं और आईसीयू में मिलने की इजाजत नहीं। जब पापा आईसीयू से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट होंगे तब मां उनसे मिल सकती हैं। डॉक्टर मेहता इस काम में थोड़ा वक्त लेंगे तो हम ये पूजा पूरी करवा सकते हैं। बेटा, सोचा तो तुमने सही है, और डॉक्टर मेहता मेरी बात मान भी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी दीदी चौधरी साहब से मिलना तो चाहिए ना। और फिर उसके बाद डॉक्टर उन्हें आईसीयू से वो उनसे कह दें कि पापा आईसीयू से आज नहीं कल शिफ्ट होंगे। इसके अलावा ठीक है, मैं कल सुबह उनसे बात कर लूंगा। गृह शुद्धि के लिए मुझे यकीन है कि डॉक्टर मेहता मेरी बात दोबारा मान जाएंगे। ओके, दिल छोटा मत कर। पर जी, पूजा के लिए जो भी सामग्री हो आप ले दिए जी, और समय पर पहुंच जाइएगा। जरूर पहुंच जाऊंगा। चले। तुमने मेरी बात को अच्छी तरह से समझ लिया है ना संदीप? देखो, जिस तरह से तुमने अब तक सिचुएशन को संभाला है, बस ठीक उसी तरह से 1-2 दिन और संभालना होगा। हाँ, दैट्स राइट। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ अंकल? मैंने डॉक्टर मेहता को सबको डिटेल में समझा दिया है। वो वैसा ही करेंगे जैसा हमने सोचा है। संजय जी, हमने जो प्लान बनाया है, तुमने अजय, विजय, ममता उन सबको इस बारे में बता दिया है ना? जी, मैंने सबको बता दिया। संजय, बस घर में गृह शांति की पूजा हो जाए, उसके बाद हमें दीदी का इलाज भी शुरू करवाना है। जी बाबू जी। अरे शकील, आओ आओ। नमस्ते बाबू जी। नमस्ते संजय भैया। नमस्ते। शकील भाई, आप यहाँ कुछ जरूरी काम था क्या? मतलब रात को सदन में माँ जी का फोन आया था और सुबह मुझे यहाँ जल्दी पहुँचने के लिए कहा था। माँ का फोन सदन में? क्या कोई बात थी? मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मेरी उनसे डायरेक्ट बात नहीं हुई थी। उन्होंने वॉचमैन को मैसेज दिया था। शायद हॉस्पिटल जाने की कुछ बात थी। शकील, तुम तो जानते ही हो बलराज जी का देहांत हो चुका है, और जीजू की मौत का दीदी के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा है। वो इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार ही नहीं कि वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। वो तो अभी भी यही समझ रहे हैं कि बलराज जी बीमारी की हालत में हॉस्पिटल में है, और हमने भी उनके इस भरम को तोड़ा नहीं है। शकील, पिछले कई दिनों से दीदी काफी स्ट्रेस में है।
और अगर उन्हें सच्चाई का पता चल गया तो इसका बुरा असर उनकी दिमागी हालत पर पड़ सकता है। लगता है शायद वो हॉस्पिटल जाने के लिए ही तैयार हो रही हैं और इसीलिए उन्होंने तुम्हें यहां बुलाया है। लेकिन बाबूजी, अगर हम हॉस्पिटल गए तो वहां शकील, आज घर में गृह शांति की पूजा है और दीदी अगर घर में रही तो गृह शांति की पूजा नहीं हो सकती, इसलिए उनका हॉस्पिटल जाना ही ठीक रहेगा। मगर बाबूजी, देखो, मैंने डॉक्टर मेहता से सब बात कर ली है और वो सारी सिचुएशन संभाल भी लेंगे। बस तुम्हें अपनी तरफ से ख्याल रखना है। मैं समझ गया बाबूजी, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उन्हें किसी भी बात पर शक ही नहीं होगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम यहीं रुको, मैं दीदी को लेकर आता हूं। दीदी, अरे तुम तो सुबह सुबह तैयार हो गई, इतनी जल्दी तो। तुम्हें जल्दी लग रही है, पर मुझे तो लगता है बहुत देर हो गई है। अभी सुबह के 6 बजे हैं और हॉस्पिटल्स के रेगुलेशंस के हिसाब से इस वक्त दीदी तुम्हें हॉस्पिटल में कोई जाने भी नहीं देगा। तो क्या हुआ, मैं वहां बाहर जाके बैठूंगी। जानते हो, इस सुबह के इंतजार में मैं कल रात सो भी नहीं पाई। हर पल सोचती रही। लग रहा था कब सुबह हो और मैं कब उनसे मिलने लगी। जानते हो, ये साड़ी भी मैंने उनकी पसंद की पहनी है। मुझे बर्थडे में गिफ्ट दी थी। मुझे इस साड़ी में देखेंगे तो कितने खुश हो जाएंगे वो। हाँ हाँ दीदी, जीजू तुम्हें इस साड़ी में देखकर बहुत खुश होंगे। अच्छा ये बताओ, तुमने अभी तक नाश्ता किया कि नहीं? मैं नाश्ता वाश्ता नहीं करूंगी। देखो दीदी, तुम नाश्ता कर लो, तब तक विजय भी तैयार होकर आ जाएगा। विजय? हाँ। विजय मेरे साथ नहीं आएगा। उनको पता चला कि विजय ऑफिस नहीं गया है तो बहुत नाराज होंगे मुझ पर। विजय को भी डांटेंगे। विजय मेरे साथ नहीं आएगा। दीदी, विजय का भी अपने पापा से मिलने को मन करता है ना? हाँ, तो वो शाम को चला जाएगा ना उनसे मिलने। मैंने सदन में फोन करके शकील को मैसेज दिया है, वो मेरे साथ जाएगा। वो आया है कि नहीं? शकील तो आ गया है। आ गया? तो फिर मैं जाती हूँ। अरे दीदी,